हाँ, तो अब अपन चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर 1 है अपना, उसी के अपन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप सभी बुक लेके बैठें और बुक में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को मैच करें और फिर सॉल्व करें अपनी रफ कॉपी में। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको जो समय मिला कोरोना का, उसका भरपूर फ़ायदा लें और रिटर्न प्रैक्टिस करें, अधिक लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन। देखो, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश क्रम से 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है, उनके मध्य बल की गणना करो। तो ये आप कर सकते हो, बल F बराबर K(Q1 Q2)/r²। ये फार्मूला लगाएं, सारे मान दिए, आप इसे हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात क्या होगा। देखो अब समझना, पहला वाला आवेश है +10 माइक्रोकूलाम और दूसरा वाला आवेश है -20 माइक्रोकूलाम। अब इनको कुछ दूरी पर रखा गया है, तो बताओ बल निकालें इनके बीच में अभी। तो K(Q1 Q2)/r², समीकरण नंबर 1 सही है। अब बात करें, इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग करके और पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए। तो जब दोनों को संपर्क में लेके आते हैं, जब दो आवेशों को संपर्क में लाया जाता है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, +10 और -20। तो 20 गणितीय योग करो, +10 -20 तो -10 माइक्रोकूलाम। और जब अलग अलग करते हैं तो ये कुल आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, आधा आधा हो जाता है दोनों पे। तो इस पे भी कितना रह जाएगा, मतलब Q1 पहले पे पहला वाला जो नया आवेश बचेगा वो -5 माइक्रोकूलाम और दूसरा वाला भी कितना बचेगा बताओ, Q2 -5 माइक्रोकूलाम। अब नया बल कितना हो जाएगा, तो F बराबर कितना बल हो जाएगा, K, चिन्ह तो लिखना ही नहीं है, तो K Q1 और Q2 ऐसा लिख दें, और दूरी वही है, उतनी दूरी पर रख दिया, r², समीकरण नंबर 2। अब आपसे पूछा था, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बलों का अनुपात पूछा तो भाग लगा दें दोनों का, F/F', भाग लगाओ। K से K कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो Q1/Q2 और Q1'/Q2'। मान रख दें इनके, वो इसका मान कितना था, 10 और 20, चिन्ह नहीं लेते हैं। और नीचे मान कितना था, 5 और 5, बल एक सदिश राशि, चिन्ह नहीं लेते, चिन्ह से दिशा का निर्धारण करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 4 दूनी 8:1 आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 करें अपन, 3। तो तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है बताओ, देखो आप तीसरा न्यूमेरिकल कहता है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A और B पर समान आवेश Q हैं, त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो, एक समबाहु त्रिभुज है ऐसा, ये इसके शीर्ष A और B पर 2 समान आवेश रखें, ये A शीर्ष है, B शीर्ष है, इस पर 2 समान आवेश रखें और बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र अपन को ज्ञात करना है। A भुजा का, A भुजा है, ये भी A और ये भी A, ये कोण कितना होगा बताओ, 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज है। अब देखो, ये धनावेश है, धनावेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से बाहर की ओर ऐसे होगा। ये EA नाम दे सकते हो, EA मतलब A बिंदु पर रखे आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर। ऐसे ये भी धनावेश है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दिशा क्या होगी, बिंदु C पर धनावेश से बाहर की ओर। तो ये हो गया आपके पास EB। बोलो हुआ या नहीं। अब बताओ, E का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा आपने, KQ/r²। ये तो A बिंदु पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, A बिंदु पर रखा है, और A दूरी पर, बिंदु C पर निकालना, दूरी कितनी है A, तो फॉर्मूला हो गया KQ/a²। और B बिंदु पर भी ज्ञात करें, B बिंदु पर, तो B बिंदु पर जो आवेश रखा है उसके कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र, तो वही Q आवेश, A दूरी, तो कितना हो जाएगा, KQ/a²। गौर से देख पा रहे हो, EA और EB दोनों क्या है, बराबर बराबर है ना, KQ/a², KQ/a², तो दोनों बराबर है, तो EA बराबर EB हो गया। अब हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र है, 2 विद्युत क्षेत्र है, तो कुल कितना होगा।
तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये कोण 60 डिग्री है तो ये सम्मुख कोण हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री हो जाएगा नहीं। और मैंने बताया था दो सदिश राशियों के बीच में अगर कोण दिया हो और परिणामी ज्ञात करना हो तो परिणामी बीच में आएगा समांतर चतुर्भुज नियम से। तो समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें तो अंडर रूट ऑफ कैसे करते हैं बताओ, EA स्क्वायर EB स्क्वायर और 2EA EB और cos 60, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इसे हल कर सकते हो क्या, आराम से कर सकते हो। देखो EA और EB बराबर है तो इसकी जगह EA ही लिख सकते हो आप, EA स्क्वायर, EB की जगह भी EA स्क्वायर कर देंगे, सही है। और देखो यहाँ भी EB की जगह EA करेंगे तो EA स्क्वायर और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, आप रख दें। और ये एप्सिलॉन नोट में आ रहा है तो इसका मतलब K का मान रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। आप समझना, जैसे ये आपके पास दृढ़ आधार है, दो डोरियों से दो एक समान आवेशों को लटकाया गया है, एक आवेश यहाँ पे, एक आवेश यहाँ पे, दो समान लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण पूरा, डोरियां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो अगर बीच में अगर मैं ऐसे ये डॉटेड लाइन कर लूँ, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा बताओ, 15 डिग्री का। और ये भी कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री का। 30 का आधा 15 हो गया। जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, अब माध्यम बदल रहे हैं, पहले तो हवा में लटके हुए हैं दोनों, अब बाद में इनको एक द्रव में लटका दिया जिसका घनत्व इतना है, ठीक है, तब भी वही कोण रहता है, तो कोण वही रहता है। तो यदि गोले के पदार्थ का घनत्व, अब समझना, ये जो गोले हैं, ये दोनों गोले, इन गोलों के पदार्थ का घनत्व तो मान लेते हैं रॉ, तो ये तो दिया है 1.6 ग्राम सेंटीमीटर -3, और जिस द्रव में लटकाएंगे उस द्रव का घनत्व मान लेते हैं सिग्मा। तो द्रव का घनत्व जो हो जाएगा आपके पास, ये आपको दिया हुआ द्रव का घनत्व 0.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3, ये आपको दिया है नहीं। तो अब आगे देखो, तो ये दोनों घनत्व आपके सामने ऐसे दिए हुए हैं। आप ध्यान रखना, ये तो इस गोले का घनत्व है और ये आपके पास द्रव का घनत्व है, जो द्रव आपको दिया हुआ उस द्रव का घनत्व है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं द्रव का परावैद्युतांक आपको ज्ञात करना है। परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर का मान आपको ज्ञात करना है। आपको बोला दोनों गोलों पर समान आवेश है, इस पे आवेश क्यू मानेंगे, इस पे भी क्यू मानेंगे। दोनों डोरियों की लंबाई समान है, एल और एल, और मान लेते हैं कि इनके बीच की जो कंप्लीट दूरी है, ये दूरी कितनी है बताओ, एक्स है। पूरी दूरी कितनी मान लेते हैं, एक्स, है ना। अब पहले तो बात करते हैं अपन, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम साम्यावस्था में है, ठीक है। तो साम्यावस्था में तो पहले तो लेते हैं अपन हवा या निर्वात में। तो हवा या निर्वात में यदि बात करें तो केवल एक आवेश को लेके समझते हैं। साम्यावस्था में तो एक आवेश है, इस पर परिणामी बल क्या होना चाहिए बताओ, 0। तो इस आवेश पे, इधर वाले पे कौन कौन से बल लगेंगे, देखो इस गोले का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मान लेते हैं m है, इसका भी m है। तो एक तो भार बल लगेगा, भार किधर लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। दूसरा तनाव बल लगेगा, डोरी से बंधा हुआ तो डोरी पे तनाव बल लगेगा, कितना बताओ, t, ठीक है। अब ये दोनों गोले जो हैं वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये वाला गोला इसको प्रतिकर्षित करेगा, समान आवेश है, तो ये इसको धक्का मारेगा इधर, तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर, और इसको मैं नाम देता हूँ FV, मतलब वैक्यूम में, निर्वात में जो बल लग रहा है, ठीक है। और इसका मान कितना होगा आपको पता है, Q बटे इनके बीच की दूरी कितनी मानी है, x²। क्लियर है, ये होगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसको अगर यूँ मिला दूँ मैं, यूँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लूँ, यहाँ पे देखना अब इसी चीज़ को, जैसे ये T है,
और यहाँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे, तो ये कोण 15 डिग्री जो दिया है, मान लेते हैं कि ये कोण है, ये 15 डिग्री थीटा से व्यक्त किया मैंने। तो ये जेड की आकृति बन रही है एकांतर कोण, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। ध्यान रखना है थीटा का मान 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कोण हो गया थीटा, तो ये घटक हो जाएंगे टी के, ये वाला घटक तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला घटक आपके पास हो जाएगा ये वाला टी साइन थीटा। बोलो होगा या नहीं, ठीक है। अब साम्यावस्था में ये क्या होने चाहिए, ये बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, तो ये लिख सकते हैं अपन टी साइन थीटा जो है वो तो बराबर है किसके, एफ वी निर्वात में विद्युत बल के, और टी कॉस थीटा जो है टी कॉस थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, टी कॉस थीटा एम जी के। अब दोनों का भाग लगा दें आप, तो दोनों का भाग लगाएंगे इनका, तो टी से टी कैंसिल, क्या मिलेगा बताओ, टेन थीटा साइन बटे कॉस टेन थीटा बराबर एफ वी बटे एम जी मिलेगा या नहीं। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये अपन ने निकाला हवा या निर्वात, बोलो निकाला या नहीं, कोई दिक्कत, समझ आया आपके, है ना। अब दूसरे केस की बात करें, तो दूसरे केस में क्या करते हैं, इस आवेश को एक द्रव में डुबो देते हैं जिसका घनत्व अपन को दिया है। तो देखो अब आप समझना, ये वही आवेश है Q, इसको एक द्रव में डुबो दिया तो क्या परिवर्तन आएगा, तो देखो तनाव बल वही रहेगा अपना T, दो वो पहला वाला आवेश दूसरे आवेश पे प्रतिकर्षण बल उतना ही लगाएगा या अलग लगाएगा। माध्यम बदलने पर विद्युत बल का मान बदल जाता है, तो एफ वी की जगह लिखेंगे FM, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या था के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और माध्यम में जो बल आता है वो माध्यम में बल कितना आता है, एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो आता है या नहीं, बताए। आपेक्षिक परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा क्या है, निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। तो बताओ माध्यम में बल कितना आता है, इतना आता है या नहीं, तो इतना हो जाएगा, ये बल हो जाएगा, और भार लगेगा mg, लगेगा या नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब किसी गोले को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस द्रव के द्वारा उस गोले पर उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की ओर, पढ़ा है आपने। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वो जो द्रव है वो उस पर उत्प्लावन बल लगाता है, ऊपर की ओर लगाता है नहीं। और उत्प्लावन बल कितना होता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। आर्किमिडीज के सिद्धांत से उत्प्लावन बल कितना होता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। बोलो होता है नहीं। तो देखो जब इस गोले को द्रव में डुबोया गया तो इस पे उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर, लगेगा या नहीं, कितना लगेगा, इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो द्रव का भार अपन मान लेते हैं mg, लेकिन m की जगह लिखेंगे m डैश। m डैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ mg लिखा है। mg तो क्या है, इस गोले का हवा में भार, और m डैश क्या है, इस गोले के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार। तो ये जो m डैश है वो तो द्रव के भार को व्यक्त करता है, और m किसको व्यक्त करता है बताओ, इस गोले के वास्तविक भार को व्यक्त करता है। तो एक बल और लगेगा, लगेगा या नहीं ये वाला, ठीक है। अब देखो अगर गौर से देखो तो ये डायग्राम और ये डायग्राम एक जैसा ही है या नहीं, ये दोनों डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं आप। इसमें एक परिवर्तन आ रहा है कि m डैश जी ऊपर लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं। तो m डैश जी ऊपर लगा है, तो 1 मिनट के लिए ऐसे समझ सकते हैं इन दोनों को, तो भूलो ये दो बल लगे हुए हैं, दो बल। तो दो बलों का परिणामी क्या होगा, दो बलों का परिणामी क्या होगा, ठीक है। तो दोनों को घटा देते हैं, दो बलों का परिणामी क्या होगा, दोनों को घटा देते हैं। तो गोला पानी में डूबा हुआ है, ऊपर तो नहीं है ना, ऐसे कैसे डुबो दिया, और पानी में डूबा हुआ मतलब उसका भार ज़्यादा बड़ा है। तो भार में से इसको घटाएं, तो इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसी डायग्राम को इधर आप देखना कि आपके पास ये Q आवेश है, ये इधर तनाव बल लगा हुआ है T, इधर ये बल लग गया FM बराबर FV बटे R एप्सिलॉन R,
और यहाँ पे नीचे की ओर लग गया mg माइनस m डैश जी। तो क्या ठीक होगा ये? अब देखो आप गौर से, इस डायग्राम में क्या था, m डैश जी ऊपर लगा हुआ था और विपरीत दिशा में तो इसे घटा सकते हैं इसमें से, तो घटा के मैंने नीचे लिख दिया, कितना लिख दिया, mg माइनस m डैश जी। मतलब जब हवा या निर्वात में होंगे तब तो भार कितना लगेगा, केवल mg, और जब अपन द्रव में चले जाएंगे तो द्रव में जाने के बाद उत्प्लावन बल के कारण भार में कमी का आभास होगा इतना। अब देखो ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल इसी के जैसा है, देखो आप गौर से, बस चेंज क्या है, mg की जगह mg माइनस m डैश जी, और fv की जगह fm, t की जगह t है। तो वही घटक कर सकते हैं वैसे ही यहाँ, और घटक करके वही दो समीकरण बना के भाग लगाएं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दो समीकरण बना के भाग लगाएं तो tan थीटा का मान क्या निकल के आएगा, tan थीटा बराबर, बताओ, tan थीटा ही निकालेंगे क्योंकि थीटा बोला है ना कि थीटा अपरिवर्तित रहता है द्रव में डुबोने के बाद भी, थीटा समान है। tan थीटा बराबर, देखो fv की जगह तो क्या लिख देंगे, fm, तो fv की जगह तो लिख दिया अपन ने fm, ठीक है, ये आ गया। tan थीटा का फॉर्मूला लिख लें तो fv की जगह तो लिख देंगे fm ये, और नीचे mg, तो देखो आप यहाँ mg था तो यहाँ mg लिखा, लेकिन यहाँ पे mg की जगह क्या हो जाएगा ये, तो mg की जगह लिख देंगे mg माइनस m डैश जी, लिख दिया क्या, बताओ। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4, समझे। तो ये जो tan थीटा निकल के आया समीकरण 3 में, ये था निर्वात में या हवा में, और ये जो निकल के आया ये निकल के आया माध्यम में। अब अपन को बोला गया है कि थीटा का मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है हवा या निर्वात में, और माध्यम में अपरिवर्तित रहता है, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों को बराबर कर दो, तो fb बटे mg, और इधर हो जाएगा fm बटे m, तो कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लिया, g कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस m डैश इंटू जी कॉमन, g से g कैंसिल, है ना। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, fm की जगह क्या लिख दें, fm का फॉर्मूला भी बताया ऊपर ये वाला, fv अपॉन एप्सिलेट r, तो यहाँ लिख देंगे fv अपॉन एप्सिलेट r और m माइनस m डैश, और नीचे रह गया इधर m, fv से fv कैंसिल, ये 1 बटे एप्सिलेट r है, एप्सिलेट r नीचे आएगा तो इसको इधर ले जाएंगे, तो एप्सिलेट r बराबर आ गया m बटे m माइनस m डैश, आ गया। अब मैंने आपको विशेष रूप से बताया था, याद करो क्या बताया था विशेष रूप से, मैंने बताया था m तो गोले का भार है और m डैश किसका भार है, बताओ, द्रव का, गोले द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, घनत्व गुना आयतन, m क्या है, गोले का, तो गोले का घनत्व है रॉ और आयतन हो गया v, गोले का घनत्व है रॉ, आयतन हो गया v, और m डैश किसका भार है, गोले के द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो फिर द्रव के लिए लिखेंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व, तो घनत्व किसका लेंगे, द्रव का, और आयतन वही होगा v, क्योंकि गोले का आयतन, जितना गोले का आयतन है उतने ही आयतन का द्रव वहाँ से हटा होगा। अब देखो नीचे से v कॉमन ले लें तो ऊपर वाला v कट जाएगा, तो एप्सिलेट r कितना आ जाएगा, बताओ, रॉ बटे रॉ माइनस सिग्मा आ जाएगा। और आपको सवाल में देखो आप यहाँ मान दिए हुए हैं, रॉ का मान 1.6, सिग्मा का मान 0.8, तो यहाँ रखें आप, ये रॉ की जगह तो लिख देंगे अपन 1.6, यहाँ भी लिखेंगे 1.6 और माइनस 0.8, हल कर लो तो आंसर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, बताओ, 2 होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। अब आगे बढ़ें, न्यूमेरिकल नंबर 5 करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो न्यूमेरिकल नंबर 5, दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित होते हैं। दो गोले हैं आपके पास, एक गोला B है और एक C है, समान आवेश से आवेशित हैं, दूरी मान लेते हैं r है, F बल से प्रतिकर्षित होते हैं, तो F का फॉर्मूला हो गया KQ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। अब कोई
तीसरा ले रहे हैं अपन, तीसरा गोला ले रहे हैं जो इन्हीं के समरूप है, देखने में इन्हीं के जैसा है, लेकिन ये अनावेशित है, मतलब इस पर आवेश कितना है, 0 है ना। ठीक है, पहले यह बी के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद सी के संपर्क में लाया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो बी और सी के मध्य नवीन बल ज्ञात करो। अब देखो इस पे आवेश 0 है, इसको आप बी के संपर्क में लेके आओ, तो बी के संपर्क में लाएंगे तो बी पे आवेश कितना है, Q, और इस गोले पे आवेश कितना है, 0, तो कुल आवेश कितना हो गया, Q। और संपर्क में लाके जब अलग अलग करते हैं तो आवेश का समान रूप से वितरण होता है, तो कुल आवेश Q + 0 Q है, और समान रूप से वितरण होगा तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब Q/2 और Q/2। तो बताओ मुझे, मान ले कि ये गोला A है, तो जब गोले A को गोले B के संपर्क में लेके आए, A और B को संपर्क में लेके आए, A और B को, तो दोनों पे आवेश हो जाएगा Q/2 और Q/2। तो ये देखो B पे नया वाला आवेश कितना आ गया, Q/2, और A पे भी अब आवेश कितना आ गया, Q/2। अब इसको C के संपर्क में लेके जाएं आप यहाँ, तो C के संपर्क में लाएं, तो देखो आप अब A और C को संपर्क में लाना है, तो A पे आवेश कितना है अभी, Q/2, और C पे आवेश कितना है, Q, तो कुल आवेश कितना हो गया, 3 Q/2। और जब संपर्क में लाके अलग अलग करेंगे तो ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा दोनों गोलों पे, तो Q/2 का आधा करें तो A पे कितना आ जाएगा, 3 Q/4, A गोले पे 3 Q/4 और B गोले पे भी 3 Q/4, C गोले पे 3 Q/4। तो आप देख रहे हो B गोले पे नया आवेश, ये जो गोला B था इस पे नया आवेश था Q/2, और C गोले पे अंतिम आवेश रह गया आपके पास 3 Q/4। तो अब पूछा अब नवीन बल कितना होगा, तो नवीन बल का फॉर्मूला लगाओ, F' बराबर K, आवेश कितना रखेंगे, Q/2, C गोले का 3 Q/4, और बटे में दूरी वही है R²। हल करें तो F' आ गया K/Q, 3 आगे आ जाएगा और बटे 8 R²। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, F, तो 3F/8, 3/8 होना हुआ है। देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको एक चित्र दिया है, चित्र में एक वर्ग दिया है। तो देखो 4 बिंदु आवेश 2 सेमी भुजा के वर्ग के कोणों पर रखे हुए हैं। ठीक है, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है, Q का मान दिया है। तो आपको एक वर्ग दिया है ऐसा, इस पे 4 बिंदु आवेश रखे हैं, है ना। तो देखो इधर +Q, इधर -Q, इधर -2Q, और इधर दिया है +2Q। भुजा दे रखी है 2 सेमी, वर्ग की भुजा दी है 2 सेमी। ये हो गया आपके पास वर्ग के विकर्ण, और ये दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं वहाँ हो गया वर्ग का केंद्र, है ना। तो ये केंद्र बिंदु O है। ठीक है, इनको नाम दे रखा है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है ना। अब आपसे बोला है बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी। बिंदु O पर कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका देखना आप। सबसे पहले तो ये दूरी मान लेते हैं अपन, ये दूरी मान लेते हैं x, तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ, x, ये भी x और ये भी x। आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते, तो ये कौन हो गया 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, वह है नहीं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो x² + x² बराबर 2 सेमी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। तो हो गया 2x² बराबर 4, तो x² बराबर 2, तो x का मान आ गया आपके पास ±√2 या ओनली √2 सेंटीमीटर आ गया, आया या नहीं। x का मान ज्ञात किया सबसे पहले। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो आप ध्यान से देखो, चिन्ह नहीं लेना है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो चिन्ह नहीं लेंगे, केवल परिमाण लेंगे अपन, है ना। तो देखो आप कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ से कि -2Q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र, A बिंदु पर -2Q आवेश है, इसके कारण इस पर। तो फार्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, EA बराबर KQ/R², मतलब K और Q मतलब आवेश लिखेंगे 2Q, और दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है बताओ, x, है ना।
दिशा का विशेष ध्यान रखना है। अब दिशा देखना आप, ई ए की दिशा, ये ऋणावेश है, बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो मैंने बताया ऋणावेश के लिए दिशा ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। तो यहाँ पे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये वाली, बोलो होगी या नहीं? तो ई ए की दिशा हो गई ये वाली, क्लियर है? ये वाली हुई या नहीं? ये ई ए की दिशा हो गई, ई, और इसका परिमाण हो गया ये। इसी प्रकार ई बी निकालो, ई बी, तो ई बी कितना आएगा बताओ? के बी बिंदु पे कितना आवेश रखा है? 2q, दूरी वही एक्स, तो के 2q और दूरी एक्स स्क्वायर। दिशा क्या होगी? ये धनावेश है, धनावेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो दिशा होगी धनावेश से दूर। तो धनावेश से दूर मतलब ये वाली, ई बी की दिशा हो गई आपके पास ये वाली, बोलो हुई या नहीं? सही है। फिर ई सी ज्ञात करो, ई सी, के आवेश कितना है? क्यू, माइनस का है लेकिन चिन्ह नहीं लेते, तो के क्यू और दूरी वही है एक्स स्क्वायर। दिशा क्या होगी? ये ऋणावेश है, तो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर इधर होगी, ये दिशा हो गई ई सी की, हुई है ना? और फिर इसी प्रकार ई डी ज्ञात करें, ई डी, तो ई डी देखो ये प्लस क्यू आवेश है, वही एक्स दूरी है, बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। दिशा क्या होगी? तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो धनावेश से बिंदुओं पर दिशा निकालनी, धनावेश से दूर, ये वाली होगी या नहीं? ई डी, बोलो हुआ या नहीं? सही है, समझ आया आपके यहाँ तक? ठीक है। अब गौर से देखें इनको आप, देखो ई ए की दिशा इधर है और ई सी की दिशा इधर है, दोनों दिशाएं विपरीत हैं। अगर ये दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो घट जाएगा और ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ई ए और ई सी में से ज़्यादा कौन सा? देखो ई ए ये रहा, ई सी ये रहा, ये वाला ज़्यादा है, 2 गुना है ये। तो ई ए और ई सी में से घटाएं तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ई ए में से ई सी घटाएंगे, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा ज़्यादा वाले की ओर होगी, मतलब ई ए की ओर। समझ पा रहे हो आप? तो मैं आपको अगर समझाऊँ यहाँ, तो देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यूं और ऐसे, देखो आप, तो ये तो ई ए की दिशा है, ये ई सी की दिशा है, दोनों को घटा दें तो घटाने के बाद जो परिणामी आपको मिलेगा वो इसी दिशा में मिलेगा, क्योंकि ई ए बड़ा है ये वाला, है ना? तो परिणामी मान लेते हैं E1, तो E1 कितना आएगा बताओ? E1 ई ए माइनस ई बी, ई सी, दोनों घटाओ, 2 के क्यू बटे एक्स स्क्वायर में से के क्यू बटे एक्स स्क्वायर घटाओ, लघुत्तम लेके ले लो, या ये दोगुना है, दोगुने में से ये घटाओगे तो के क्यू बटे एक्स स्क्वायर आ गया। E1 की दिशा ये हो गई। फिर आओ वापस इधर देखो आप, ई डी की दिशा ये है और ई बी की दिशा ये है, दोनों विपरीत हैं, ये भी घटेंगी, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज़्यादा कौन सा? देखो ई बी ज़्यादा है और ई डी कम है, तो दोनों घटा देंगे, ई बी माइनस ई डी, और दिशा किधर आएगी? तो जैसे देखना आप समझना इधर, ई बी की दिशा तो ये है, ये वाली, देखो ये वाली, और ई डी की यूँ है, तो ई बी की तो ये वाली दिशा है और ई डी की ये वाली दिशा है, ई डी की, दोनों विपरीत हैं, घटाएंगे या नहीं? तो दोनों घटाओ आप, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो एक नया विद्युत क्षेत्र आ गया, E2 मान लेते हैं, और ज़्यादा में से EB में से घटाएंगे अपन ED को, तो घटाओ कितना बचेगा? ये 2 के क्यू बटे एक्स स्क्वायर है, इसमें से आप के क्यू बटे एक्स स्क्वायर घटाओ तो क्या बचेगा बताओ? के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, बोलो बचेगा या नहीं? सही है, समझ आया आपके? ठीक है। तो ये E2 की दिशा किधर होगी? बड़े वाले की तरफ, EB की तरफ, तो EB की दिशा यूँ है, यूँ, तो E2 की दिशा भी यही होगी, तो यहाँ दिखा रहा हूँ, E2 की दिशा ये वाली होगी या नहीं? तो आप देख रहे हो, E2 की दिशा तो हो गई ये, और E1 की दिशा हो गई ये, दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का कोण कितना है बताओ यहाँ पे? 90 डिग्री। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालें? तो दो सदिश राशियों के बीच का कोण यदि आपको पता हो तो समांतर चतुर्भुज नियम से निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos 90,
और cos 90 का मान 0। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। E1 और E2 के मान आप यहाँ से रख दें, ये तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और उसमें Q का मान रख देना, बुक में दिया है Q का मान दिया है 0.02 माइक्रोकूलम, तो Q का मान रख देना और X का मान रख देना। X का मान कितना आया था, √2 सेंटीमीटर बोला आया था नहीं, तो X का मान रख देना। तो ये रखते ही आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र पता लग जाएगा, परिमाण। और दिशा क्या होगी, दिशा इन दोनों का परिणामी आया, इन दोनों का परिणामी, तो बीच में होगी इधर। तो मतलब इधर बताएं वर्ग में, तो इस दिशा का और इस दिशा का परिणाम मतलब ये वाली होगी ये। तो दिशा क्या हो गई, CD की तरफ या C से D की तरफ या B से A की तरफ, समझ गए, या BA के समांतर, बोलो हो गई या नहीं। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। इस वीडियो में इतना ही।